हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग वेक्टर एडिशन के कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने वेक्टर एडिशन को बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की है इसके पहले वीडियो में। उम्मीद कर रहा हूं कि आप वो समझे होंगे। उसी के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड में लिख दिया है टाइम को बचाने के लिए। क्वेश्चन है टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। दो फोर्स है, आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां पे जो दो फोर्सेज होंगे एक ही बॉडी पर जो लगेगा वो वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा। टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। दो फोर्सेज हैं, दो बल हैं जिनका परिमाण, जिनका वैल्यू 3 न्यूटन है और 4 न्यूटन है रिस्पेक्टिवली, क्रमशः। मतलब पहला का 3 न्यूटन, दूसरे का 4 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एक बॉडी पर लग रहा है, एक ही बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं। जैसे एक बॉडी है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है या दूसरा फोर्स भी उधर ही लग रहा है। आई डोंट नो, बट दो फोर्सेज लग रहे हैं, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स। आपको कैलकुलेट करना है परिणामी बल। इफ द एंगल बिटवीन देम, अगर उन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्रीज। तो सबसे पहला हमारे पास जो पहला वेक्टर है ना, पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हमने क्या मान लिया, x। ये कितना न्यूटन हमारा, 3 न्यूटन। दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 न्यूटन। आप f1 f2 भी मान सकते हैं, मैं xy मान रहा हूं। दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्रीज है, 0 डिग्रीज। तो पहला वाला का जो एंगल है, मतलब ये हमारे पास 3 न्यूटन है और दूसरा कितना न्यूटन, 4 न्यूटन। दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्रीज है, दैट इज थीटा दिया हुआ है 0 डिग्रीज। तो आपको खुद समझ आना चाहिए कि अगर एंगल 0 डिग्रीज है तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो फोर्स अगर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन सेम डायरेक्शन में लगे तो रिजल्ट कितना होगा, 7 न्यूटन। अगर आप 3 न्यूटन चले और 4 न्यूटन फिर सीधे उसी डायरेक्शन में चले तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 7 मीटर। अगर आप 3 मीटर चले फिर यहां से फिर 4 मीटर आगे चले तो आपका यहां से लेकर यहां तक डायरेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, 7 मीटर। वही तो डिस्प्लेसमेंट है। बात समझ आ रही है। तो यहां पे जस्ट ऐड हो जाना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। तो जो रिजल्टेंट है ये 3 न्यूटन है और ये 4 न्यूटन, इसका रिजल्ट 7 होना चाहिए। देखते हैं। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, इसका फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला है हमारे पास, यहाँ पे स्क्वायर रूट होता है ना। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉस थीटा स्क्वायर रूट। एक्स है कितना हमारा, 3 न्यूटन का स्क्वायर प्लस 4 न्यूटन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्रीज। 0 डिग्रीज या 0, क्योंकि 0 डिग्री 0 रेडियन के बराबर होता है ना। दोनों ही हो सकता है। इसका स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर कितना हुआ 9, 4 स्क्वायर कितना हुआ 16, 2 3 ज़ा 6, 4 ज़ा 24, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 है ना। तो 9 16 कितना 25 प्लस 24 गुना 1 24, ये ऐड करेंगे तो 49 आएगा। 49 का स्क्वायर रूट कितना होगा 7 और आंसर किस में होगा, न्यूटन में। न्यूटन स्क्वायर का रूट मतलब जोड़ेंगे न्यूटन स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर रूट है न्यूटन में आ जाएगा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वैसे भी 3 और 4 कितना होना चाहिए था, 7 न्यूटन, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तभी तो एंगल 0 डिग्रीज है। और जो रिजल्टेंट होगा वो भी तो उसी डायरेक्शन में होगा। एक रिक्शा है, उसको हम पुल कर रहे हैं, दूसरा मेरा दोस्त है वो भी उसको पुल ही कर रहा है। तो दोनों फोर्सेज ऐड होकर जो रिजल्ट होगा वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। चाहे तो निकाल लेते हैं हम, है ना। tan अल्फा क्या फार्मूला है बताइए। tan अल्फा मतलब tan अल्फा क्या होता है, ए के साथ जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे 4 के साथ या 3 के साथ, दोनों तो एक ही डायरेक्शन में है। y साइन थीटा दैट इज y साइन 0 डिग्री बाई x प्लस 0 नहीं, थीटा ही लिखते हैं, फार्मूला तो लिख दें y कॉस थीटा। तो y साइन थीटा, y है कितना हमारा, y है 4 साइन कितना डिग्री 0 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना है 3 प्लस 4 कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, 3 प्लस 4 इंटू कॉस 0 डिग्री 1, 4 इंटू 0 0 बाई 3 प्लस 4 7, कितना आएगा 0। तो tan अल्फा 0 आया। और tan अल्फा 0 कब होता है, जब अल्फा का वैल्यू कितना होता है 0 डिग्री।
180 डिग्री में भी होता है, लेकिन आप जानते हैं कि 3 न्यूटन 4 न्यूटन जिस डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा, तो एंगल 0 डिग्री आएगा। यहाँ मैं 10 का भी कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मैंने चार्ट बना दिया है, साइन 0 डिग्री 0, तो साइन 180 डिग्री इसका ऑपोजिट -0 होना चाहिए, मतलब 0 ही होगा। साइन 360 डिग्री मतलब 0 में ही है, तो 0 ही होगा। साइन 90 डिग्री कितना है 1, तो उसका जस्ट ऑपोजिट 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री का वैल्यू कितना -1। ऐसे जाता है 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 90 जोड़ते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, ठीक है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 1, तो कॉस 180 डिग्री इसका जस्ट ऑपोजिट -1, इस तरह से आप देख सकते हैं। और 10 साइन बाई कॉस होता है 0/1 0, 1/0 नॉट डिफाइंड, 0/-1 0, ये नॉट डिफाइंड है, NOT DEFINED अपरिभाषित। -1/0 ये भी क्या, नॉट डिफाइंड। 0/1 कितना होगा 0। तो tan अल्फा 0 कब होगा 0 डिग्रीज में, और कब होगा 180 डिग्रीज में और 360 डिग्रीज में, लेकिन हमको 0 ही लेना है क्योंकि आपको देखना पड़ेगा उसके सिचुएशन को भी, ठीक है। तो एक बात ये समझ आ गई कि अगर एंगल 0 डिग्रीज होगा तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, जस्ट वो जो दो वेक्टर्स का सम मैग्नीट्यूड है वो जस्ट ऐड हो जाएगा, 3 + 4 7। आगे हम लोग जनरली देखेंगे भी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सेकंड में आते हैं। तो पहला वाला हम लोग समझ गए कि जस्ट ऐड हो जाएगा। सेकंड में आते हैं। सेकंड में कितना डिग्रीज 180। तो एक है हमारा इधर 3 न्यूटन, 4 न्यूटन उससे बड़ा है, तो 4 न्यूटन वाला डोमिनेट करेगा ना। मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूँ 3 न्यूटन, उधर से कोई 4 न्यूटन लगा रहा है, तो 3 न्यूटन कैंसिल होगा, 1 न्यूटन कौन सा वाला बचेगा 4 वाला। तो जो डायरेक्शन 4 वाला होगा वही हमारा रिजल्ट का डायरेक्शन होगा। तो क्या होगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 4 के डायरेक्शन में होगा, उसमें भी नहीं जा रहे हैं। फॉर्मूला क्या हमारा x² + y² + 2xy cos थीटा का स्क्वायर। x है हमारा 3, y है 4 + 2 × 3 × 4 cos कितना डिग्रीज 180, या पाई है ना, 180 डिग्री = पाई रेडियन। डिग्री और रेडियन यूनिट है किनके, एंगल के, और इसी का इस्तेमाल करके हम डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन कर सकते हैं, एक दूसरे में बदल सकते हैं, है ना। 3² कितना 9। अब बताइए आगे 3 पीछे 4, तो 1 न्यूटन ही नहीं बचना चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं। 4² कितना 16, 3 × 6 = 24। कॉस 180 डिग्री अभी बताया मैंने, कॉस 0 डिग्री 1, जस्ट उसका ऑपोजिट 180 डिग्रीज -1 होगा, तो 24 गुना क्या होगा -1। 16 9 कितना हो गया 25, ± 24 है ना, 1 का स्क्वायर रूट कितना आया 1 न्यूटन आना भी चाहिए। अल्फा कितना डिग्री होना चाहिए, किसके डायरेक्शन में होगा 4 के डायरेक्शन में, तो 3 के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री आंसर आएगा। तो tan अल्फा वही फार्मूला y sin थीटा बाई x + y cos थीटा। y कितना है हमारा 4 sin थीटा, थीटा कितना 180 डिग्रीज, और नीचे क्या होगा 3 + 4 cos 180, sin 180 का वैल्यू 0, और नीचे हमारा 3 + 4 × -1, ये तो 3 -1 आएगा, ऊपर 0 0/समथिंग क्या होगा 0। तो tan अल्फा 0 कब होगा, या तो 0 डिग्रीज में होगा या 180 डिग्रीज में, बट यहाँ पे रिजल्ट किधर है पीछे की तरफ, 3 के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ है, दैट इज अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा 180 डिग्रीज। हाँ 4 अगर x होता और y 3 होता तो फिर 0 डिग्रीज आंसर होता, क्योंकि उसी डायरेक्शन में होता। ये आपको खुद समझना है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है निकालने की यहाँ पे, समझ गए। इसका मतलब यह है कि दो वेक्टर्स हैं, अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो 180 डिग्रीज, तो उसका जो सम ऑफ वेक्टर्स होगा दैट इज रिजल्ट होगा, रिजल्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स होगा, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स है, जो कि रिजल्टेंट फोर्स मतलब ऐड ही करना है, सम ऑफ वेक्टर्स होगा, वो क्या होगा जस्ट उन दोनों का डिफरेंस, है ना, बड़ा माइनस छोटा, किसके डायरेक्शन में होगा, बड़ा के डायरेक्शन में। ओके बहुत बढ़िया। थर्ड नंबर क्या लेना है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्रीज। तो ये हमारा एक बॉडी है, इस पर 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर कितना न्यूटन का 4 न्यूटन का। तो यहाँ पे हम लोग एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं, ये क्या देगा रिजल्टेंट, थोड़ा यहाँ कॉर्नर में लेके जाइएगा, ये एंगल कितना बन रहा है अल्फा, ये 4 है तो ये भी 4 है, ठीक है, ऐसे भी समझ आ रहा है। ये 3² + 4² का रूट आएगा रिजल्टेंट, ये हमारा रिजल्टेंट। तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, फार्मूला तो अभी जाना हम लोगों ने, x² + y²
प्लस 2xy कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। x है कितना 3, y कितना 4, 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस थीटा कितना 90 डिग्रीज, ये वाला एंगल, इसका स्क्वायर रूट। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 3 दूना 6 चौक 24, कॉस 90 डिग्रीज देखिए 0 इंटू 0, तो क्या हो गया 16 9 25 प्लस 24 इंटू 0 0, 25 प्लस 0 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना है 5 न्यूटन्स। वैसे भी 3 4 का 5 ही आएगा पाइथागोरियन थ्योरम के हिसाब से भी, है ना, तो काफ़ी इजी है। तो जब 90 डिग्री एंगल हो तो जस्ट वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स का स्क्वायर करके जोड़ के स्क्वायर रूट कर देंगे, वही ना किए तो 0 हो गया ना, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट करने से भी आ जाएगा। tan अल्फा, तो tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होगा यार 4/3 कीजिए, ये यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, y साइन थीटा बाई एक्स प्लस वाई कॉस थीटा। y कितना है हमारा, y 4 साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई x दैट इज 3 प्लस 4 कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री वैल्यू 1, साइन 90 डिग्री कितना 1 बटे 3 प्लस 4 कॉस 90 डिग्री 0, ये तो 0 हो गया, बचा कितना 4/3, तो tan अल्फा आया 4/3, है ना। इसको मिटा देते हैं। अब इसमें एक बात आप याद रख लें, एक ट्रायंगल जो अप्रॉक्सीमेशन में है, लगभग में है, ये अगर 37 डिग्री है तो ये 53 डिग्री, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सही है, लेकिन इसमें जो वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूँ इसके साइड्स का, 37 डिग्री का अपोजिट अप्रॉक्सीमेटली 3 होता है और 53 डिग्री का अपोजिट अप्रॉक्सीमेटली 4 होता है। अगर ये 3 4 मान लिए तो ये कितना आएगा 5, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5। तो यहाँ से हम देख सकते हैं tan अल्फा कितना आया 4/3, और यहाँ पे हम देखें अगर tan 37 डिग्री कितना होगा 3/4 परपेंडिकुलर बाई बेस। उसी तरह से tan 53 डिग्री अगर निकालें क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज 4/3। तो 4/3 कितना डिग्रीज के लिए हो 53 डिग्रीज के लिए, तो इसको लिखा जाता है इस तरह से, अल्फा इज इक्वल टू, उस पार चला जाएगा अगर तो लिखेंगे tan इनवर्स 4/3। ये पावर नेगेटिव नहीं 1 नहीं है, नेगेटिव 1 मतलब -1 नहीं है, ये इन्वर्स कहलाता है। बाद में इसको और डिटेल समझेंगे आप। आपको ये समझना है कि tan अल्फा 4/3 कब होगा, तो कितना डिग्रीज के लिए होगा 53 डिग्रीज, तो आंसर होगा 53 डिग्री। ठीक है, तो ये 3 न्यूटन के साथ कितना एंगल बनाया 53 डिग्री, तो 4 न्यूटन के साथ अगर पूछता तो कितना 37 डिग्री होता, 90 डिग्री माइनस करते थे। बात समझ आ गई। तो 3 एंगल्स काफ़ी फेमस हो गए, 0 डिग्रीज, 90 डिग्रीज और 180 डिग्रीज। ओके, आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, यहाँ से हमने शुरुआत करी। ओके, दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। आपको ट्रिगोनोमेट्री के सारे वैल्यूज़ पता होना चाहिए अच्छे से, नहीं पता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आगे। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन है, 2 vectors having equal magnitudes, 2 vectors having equal magnitudes, 2 वेक्टर्स है जिन दोनों का मैग्नीट्यूड्स बराबर है, हैविंग HAVING इक्वल EQUAL, है ना, ऑफ 5 यूनिट्स। यूनिट का मतलब यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर में होगा, अगर फोर्स है तो न्यूटन में होगा। हैव एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम। Find the magnitude of their resultant अब उन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए वेक्टर
यहाँ रिजल्ट मतलब सम की ही बात करी जा रही है, याद रहे। एंड इट्स एंगल फ्रॉम वन ऑफ द वेक्टर्स, एंड इट्स एंगल फ्रॉम वन ऑफ द वेक्टर्स। तो सवाल आप देखिए, पढ़िए इसको। कह रहा है दो वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स। तो दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर अगर यहाँ पे x है तो दूसरा वेक्टर भी हमारा क्या है, अगर y है तो ये भी किसके बराबर है, x के बराबर है। और दोनों के बीच का एंगल कितना है हमारा, 60 डिग्रीज। ओके, तो x लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिख दिया है 5। ये 5 है तो ये भी कितना है 5, और दोनों के बीच 60 डिग्री एंगल है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, यहाँ वाला यहाँ लेके आते हैं, ये यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, डायरेक्ट मिलाते हैं, या इसको पैरेललोग्राम बना देते हैं, इसका डायगोनल क्या बताएगा, रिजल्टेंट। तो दिस इज रिजल्टेंट। और ये 5 के साथ मान लेते हैं एंगल कितना बना रहा है, अल्फ़ा। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है उसका फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़े, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy cos थीटा का स्क्वायर रूट। यहाँ पे x भी 5 है और y भी 5 है, प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा कितना डिग्री, 60। अब आपको 60 डिग्री ये सबका एंगल पता होना चाहिए, है ना। साइन कॉस टेन, है ना। 0 डिग्री का मैंने बता दिया कैसे करना है, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू को पता होगा, हाफ होता है। साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2। ये कैसे आता है, आप ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर्स देख सकते हैं। इसको प्लाट दीजिए, √3/2, ये वही आएगा, ये 1/2। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1/√3, डिवाइड करने से 1, यहाँ √3। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो cos 60 डिग्री देखिए कितना है, 1/2। 5 स्क्वायर कितना हुआ, 25। 5 स्क्वायर कितना, 25। 5 बजे देना 50, प्लस cos 60 डिग्री कितना, 1/2। तो कितना हो गया, 25 25 50, और ये कैंसिल हो गया 25 कर दें, 50 प्लस 25, तो कितना हो गया हमारा 75 का स्क्वायर रूट, या इसको आप लिख सकते हैं 25 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट 5, अंदर क्या बचा, √3। और जो भी आंसर होगा वो पता नहीं है, क्योंकि यूनिट गिवन नहीं है, तो आंसर मैंने यूनिट में ही छोड़ दिया, क्योंकि यूनिट हो सकता है न्यूटन हो जाए, मीटर हो जाए, गिवन नहीं है। अब आप खुद सोचें, ये 5 है, ये 5 है, दोनों वेक्टर्स इक्वल है, तो रिजल्ट 20 से गुजरना चाहिए। देखते हैं होता है कि नहीं। तो tan अल्फ़ा क्या फॉर्मूला है, y साइन थीटा बाई x प्लस वाई कॉस थीटा। y कितना है, 5 साइन थीटा, थीटा 60 डिग्रीज बटे x 5, दोनों तो 5 ही है, प्लस 5 कॉस 60 डिग्री, तो हो जाएगा 5 साइन 60 डिग्री कितना होता है, यहाँ पे देख लीजिए, √3/2 डिवाइडेड बाई 5 कॉमन, 1 प्लस कॉस 60 डिग्री 1/2, 5 5 कैंसिल, तो ये हुआ √3/2। 1 प्लस हाफ अगर सॉल्व करेंगे तो 2 + 1 3/2, इतना तो आप कर ही सकते हैं। 2 2 कैंसिल, तो tan अल्फ़ा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, जगह की कमी है थोड़ी, √3/3, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √3 कैंसिल, तो tan अल्फ़ा आया हमारा 1/√3। तो अब देखिए tan अल्फ़ा 1/√3 कितना डिग्री के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, 30 डिग्री के लिए, तो अल्फ़ा कितना आया, 30 डिग्री। और होना भी चाहिए, इधर 30 डिग्री होगा, इधर भी 30 डिग्री होगा, मतलब बीचों बीच गुजरेगा। तो इससे ये पता चला, दो वेक्टर्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं और दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, तो उसका रिजल्ट जो होगा वो x√3 होगा, मतलब जैसे 5√3 आया है ना, और उसका जो एंगल होगा वो कैसा होगा, बीचों बीच गुजरेगा, जो एंगल होगा उसका आधा हो जाएगा एक वेक्टर से। ओके, इन रिजल्ट्स को भी हम लोग आगे देखेंगे अच्छे से। ठीक है बच्चों, जैसे हमने tan अल्फा बराबर 1/√3 लिखा, अगर आपको इसका कुछ पता नहीं है कि कौन से एंगल के लिए, तो आपको लिखना पड़ेगा अल्फा बराबर tan इनवर्स 1/√3 लिख के छोड़ देना पड़ेगा, जैसे अल्फा बराबर tan इनवर्स 1/√3, ये लिख के ही आंसर हो जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पता है एंगल, इसलिए एंगल लिख दिए, है ना।
मिटा दें? चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए मान लेते हैं दो हमारे पास, एक यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे इधर से एक फोर्स लगा रहा है, कोई इधर से फोर्स लगा रहा है, ये हमारा 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इधर से भी कितना 10 न्यूटन, और सॉरी ये इधर लगा रहा है कितना न्यूटन 10 न्यूटन, मतलब ये इधर दबाना चाह रहा है, ये इधर खींच रहा है, और दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो इन दो 10 न्यूटन फोर्सेस का आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, आप पहले खुद सोच सकते हैं, आप पॉज करके खुद सोचिए और आंसर निकालिए, फिर उसके बाद देखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। अब बच्चे यहाँ पे सीधे 60 डिग्री देख के थीटा को 60 डिग्री समझ जाते हैं। मैंने बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, जब आपको एंगल चाहिए होगा तो दोनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम करके देखना पड़ेगा, दोनों का फाइनल पॉइंट, मतलब या तो हेड को एक जगह कीजिए या टिल को एक पॉइंट में कीजिए। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका हेड है, इसका टिल है, तो बिल्कुल अजीब सी बात हो गई। इसको उठा के यहाँ लेके आएंगे, इधर हमारा था, ये कितना था हमारा 10, ये भी कितना 10, ये कितना 60 डिग्री था, ये पूरा कितना होता है हमारा 180 डिग्री, तो ये बचेगा कितना 120 डिग्री। तो एंगल 60 डिग्री नहीं है, कितना है 120 डिग्री। ओके, अब प्रॉब्लम 120 डिग्री का भी समझना पड़ेगा। इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये क्या देगा हमें रिजल्टेंट, मान लेते हैं इसके कितना एंगल बना रहा है अल्फा। अब 120 डिग्री का भी समझना पड़ेगा, तो 120 डिग्री, 135 डिग्री और 150 डिग्री, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं, इसलिए फिर अलग से बता रहे हैं। साइन कॉस टेन, तो आप कुछ चीज़ें याद रखेंगे, ये ऑल स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी ऑल, ये कितना डिग्री 0, 90, 180 है ना, 270 और ये 360। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी। इतना डिटेल में बता नहीं रहा हूँ, आप मेरे ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर्स में देखेंगे, सब कुछ समझ आएगा आपको। यहाँ पे सब पॉजिटिव होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच सारे साइन कॉस टेन सब कुछ पॉजिटिव होता है। यहाँ पे 90 डिग्री से 180 डिग्री में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, उसी तरह यहाँ टेन पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। तो हम अभी सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको कुछ याद रखना है कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा ये आता है, या यहाँ पे अल्फ़ा लिख दीजिए, बीटा लिख दीजिए, मैं बीटा लिख दे रहा हूँ, ये आएगा साइन बीटा। उसी तरह से कॉस 180 डिग्री माइनस बीटा, ये भी आएगा कॉस बीटा। टेन 180 डिग्री माइनस बीटा, ये आएगा टेन बीटा। मतलब 180 डिग्री के साथ जब भी ऑपरेशन करते हैं तो साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में रहता है, टेन टेन में रहता है, लेकिन ये साइन का घर है तो ये पॉजिटिव आएगा और ये दोनों क्या आएगा नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जैसे मैं साइन 120 डिग्री की बात करूं तो इसको लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, साइन 180 माइनस बीटा साइन बीटा, तो ये बचेगा कितना हमारा साइन 60 डिग्री, जो कि किसके बराबर आएगा √3/2 के बराबर। ओके, तो साइन 60 डिग्री और साइन 120 डिग्री कितना √3/2। उसी तरह यहाँ 45 डिग्री पीछे आएंगे तो ये आएगा 1/√2, यहाँ 30 डिग्री पीछे आएंगे तो 1/2। उसी तरह कॉस का अगर देखें तो कॉस 120 डिग्री क्या होगा, कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये आएगा कॉस 60 डिग्री, बट यहाँ नेगेटिव लग जाएगा तो ये होगा नेगेटिव हाफ, या नेगेटिव 1/√2, या नेगेटिव √3/2। ये तो डिवाइड करके आ जाएगा नेगेटिव √3, ये होगा -1 और ये होगा -1/√3। देख लीजिएगा मैच करके आप, तो ये मैंने लिख दिया। अगर नहीं समझ आए तो आप ये चार्ट याद कर लें, ठीक है, डन। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे रिजल्टेंट में हम थीटा का वैल्यू कितना इस्तेमाल करेंगे 120 डिग्री। तो जो हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, फार्मूला तो मैंने बताया कई बार, x² + y² + 2xy cos थीटा का स्क्वायर रूट। x कितना 10,
y कितना 10 प्लस 2 इंटू 10 कॉस 120 डिग्री। 10 स्क्वायर 100, दूसरा 10 स्क्वायर 100 प्लस 200 गुना कॉस 120 डिग्री कितना होगा नेगेटिव हाफ। ओके 100 कितना हो गया हमारा 200 और ये कैंसिल होगा माइनस 100 हो जाएगा। 200 माइनस 100 कितना 100 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 10 न्यूटन्स। इससे एक बात ये भी पता चली कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है तो 10 न्यूटन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो भी 10 ही आएगा। वहाँ 10√3 या 5√3 आ रहा था, यहाँ 10 5 का 5√3 आया था कब 60 डिग्री एंगल में, और यहाँ पे एंगल 120 डिग्री है तो यहाँ पे 10 का 10 ही आया। अब tan अल्फ़ा तो 60 डिग्री आएगा, मतलब अल्फ़ा 60 डिग्री आएगा। b साइन थीटा मतलब y साइन थीटा बाई x प्लस वाई कॉस थीटा। y कितना है हमारा वही 10 साइन 120 डिग्री बाई 10 प्लस 10 कॉस 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री का वैल्यू √3/2, 10 कॉमन 1 प्लस कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री माइनस हाफ, तो प्लस माइनस माइनस 1 माइनस हाफ होगा, 10 खत्म तो हो गया √3/2/हाफ। 2 कैंसिल कितना आया √3। tan अल्फ़ा √3 कब आता है जब अल्फ़ा का वैल्यू 60 डिग्री होता है, वो तो अलग से मैंने चार्ट बता दिया था। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, मिटा दे रहा हूँ। अब कुछ और भी रिजल्ट्स हैं जो डिस्कस कर लेते हैं, मतलब यही रिजल्ट्स थोड़ा सा अच्छे से। आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि वेक्टर में हो या कहीं पे भी, जैसे मैं बोलता हूँ a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इन दोनों का जो रिज़ल्ट आएगा वो आप खुद भी करके देख सकते हैं, वही रिज़ल्ट आएगा b और a वेक्टर के सम का, है ना। उसी तरह से इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, चाहे तो लिख लें, है ना। उसी तरह 3 वेक्टर से मान लेते हैं। अब 3 वेक्टर्स आप सोचेंगे कैसे ऐड करेंगे, तो कुछ भी नहीं, पहले 2 का निकालेंगे फिर तीसरे का निकालेंगे, फिर और भी तरीका आपको हम बताएंगे, है ना। जैसे एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, तीसरा वेक्टर, ये उसका रिजल्ट होगा। तो ऐसा निकालना कोई टफ नहीं है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। तो 3 वेक्टर्स अगर हैं, तीनों को ऐड करना है वेक्टोरियली, उसी तरह ऐड करेंगे। तो पहले बी सी को जोड़ें फिर ए के साथ जोड़ें, या ए बी को जोड़ें फिर सी के साथ जोड़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम रिजल्ट देगा। उसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, है ना। अब मैं यहाँ पे अगर कुछ स्पेशल केस की बात करूँ, जैसे थीटा का वैल्यू हमने 0 डिग्री लिया, तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है हमारा, है ना, वो कितना है, एक्स वाई तो माने थे, आपको याद ही होगा, वही मैं कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल का सिंबल हम दे दिया, समानांतर वेक्टर्स, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा 2xy cos 0 डिग्री का स्क्वायर रूट, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो 1 होता है तो बचेगा क्या 2xy, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या एक्स प्लस वाई, सिंपल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और डायरेक्शन किधर होगा, जिधर एक्स होगा उधर ही वाई होगा, जिधर ए वेक्टर होगा उधर ही बी वेक्टर होगा। एक्स और वाई कौन है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है एक्स और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वाई, और थीटा दोनों के बीच का एंगल है। उसी तरह थीटा का वैल्यू अगर हम क्या लें 180 डिग्रीज, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री नेगेटिव 1 होता है, तो माइनस 2xy हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, या इसी को लिख सकते हैं y माइनस एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अगर वाई स्क्वायर को पहले लिखे तो लिख सकते हैं ना ऐसा, यही ना आप जानते हैं। वैसे ना लिखें पहले तो भी हम दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो अंदर पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो x माइनस वाई है इसको पॉजिटिव आना चाहिए। ये पॉजिटिव कब होगा, जब x किससे बड़ा होगा y से। यहाँ पे y माइनस एक्स पॉजिटिव कब होगा, जब y किससे बड़ा होगा x से। तो ऐसा लिखेंगे, इसके लिए y को x से बड़ा होना पड़ेगा, ऐसा लिखेंगे इसके लिए x को y से बड़ा होना पड़ेगा, मतलब स्क्वायर के अंदर जो भी होगा उसको पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट,
ये बात आप दिमाग में बैठा लें। वैसे भी आपको मैंने बता दिया है कि जो रिजल्ट होगा किसके डायरेक्शन में होगा, जो बड़ा होगा, है ना। तो जो रिजल्टेंट है तो यहाँ कट के कितना आएगा, x माइनस, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ y, कब, जब x किससे बड़ा होगा, y से, या y माइनस एक्स कब, जब y x से बड़ा होगा। और किसके डायरेक्शन में होगा, जो बड़ा होगा, है ना। उसके बाद 0 डिग्रीज का हो गया, 90 डिग्री का तो ऑलरेडी समझ ही गए होंगे आप। थीटा का वैल्यू अगर हमें 90 में पुट करें तो दोनों एक दूसरे कितना एंगल, 90 डिग्री ऐसे। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉस 90 डिग्री। ये तो कॉस 90 डिग्री 0 होता है तो पूरा 0 कर देगा, प्लस 2xy इंटू 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा कौन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये वेक्टर है हमारा ए वेक्टर, ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर। इसका जो रिजल्ट है ऐसे गुजर रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है, अल्फ़ा, यही ना। तो tan अल्फ़ा यहाँ से सॉल्व करेंगे अगर, तो y, ये एंगल दोनों के बीच कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो y साइन थीटा 90 डिग्री बटे x प्लस वाई कॉस 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू 1 बटे x प्लस वाई कॉस 90 डिग्री कितना, 0। ये तो 0 हो गया, बचा क्या, y बाई एक्स। तो tan अल्फ़ा वैसे भी समझ आ रहा है, यहाँ पे a वेक्टर का मैग्नीट्यूड x और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड y, तो क्या हो गया, y बाई ये कितना है, x, tan अल्फ़ा y बाई एक्स। थोड़ा भद्दा फिगर है, आप समझ ही रहे होंगे, है ना। तो 90 डिग्री के लिए भी हम स्पेशल केस पढ़ लिए। ठीक है, तो कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है। डन। अब अगर एक स्पेशल केस और भी पढ़ें, ये सारे स्पेशल केसेस हैं ना, प्रॉब्लम्स ही समझ सकते हैं। मैंने कुछ कुछ बातें बताई थी बीच में कि मान लेते हैं कि दो वेक्टर्स हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है ना। ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमने कितना लिया था, x, और बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमने y लिया था, वो भी हम मान लेते हैं x। तो क्या होगा, तो इसके लिए अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह तो x ही है ना, प्लस 2xy, तो 2xy x होगा, कॉस थीटा, थीटा दोनों के बीच का एंगल, किस किस का, a और b के बीच का एंगल। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर कॉस थीटा। क्या कॉमन होगा, 2x स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब प्रॉब्लम है 1 प्लस कॉस थीटा का। मैंने एक क्वेश्चन कराया है, एस सी वर्मा सर की किताब से है, तो वहाँ पे यहाँ पे ये मामला आया था। मैं पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, आपको ट्रिगोनोमेट्री देखना पड़ेगा अच्छे से। 1 प्लस कॉस थीटा आपको याद रखना है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। उसी तरह से आपको याद रखना है 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर आप मेरे ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर्स देखेंगे तो आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा कितना हुआ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये एंगल में है, ये कैंसिल मत कर दीजिएगा। 2 2 ज़ा 4, इसका स्क्वायर रूट 2, एक्स स्क्वायर का x, कॉस स्क्वायर का कॉस, है ना। बोलेगा थीटा बाई 2 में स्क्वायर नहीं है, ऐसे ही लिखा जाता है, पूरे में होल स्क्वायर है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया, 2x कॉस थीटा बाई 2। और हमने कहा था, एक बात कही थी कि 60 डिग्री में रूट, मतलब वो आप चेक कर सकते हैं, हम करेंगे अभी फिर, है ना। अगर हम रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालें, मतलब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक का मैग्नीट्यूड x है, दूसरे का मैग्नीट्यूड भी x है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, इधर से कहीं रिजल्टेंट गुजरेगा, इस रिजल्टेंट की बात करें तो एंगल मान लेते अल्फ़ा बना रहा है एंगल, है ना, एक के साथ। तो tan अल्फ़ा क्या होगा, y साइन थीटा, फार्मूला तो हमें पता है ना। तो y की जगह क्या होगा, x बाई एक्स प्लस वाई कॉस थीटा। तो क्या होगा, x प्लस वाई, वाई मतलब कितना, x कॉस थीटा। ओके, समझे। तो x प्लस एक्स कॉस थीटा, तो यहाँ होगा x साइन थीटा डिवाइडेड बाई x कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा। ओके,
x और x कैंसिल हो गया। अब आपको एक और फार्मूला जानना है जिसको हम कहते हैं, थोड़ा सा रुकिएगा, है ना, क्या कहते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा होता है हमारा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। फिर आप कहेंगे कहाँ से आए, आपको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। ओके, तो क्या होगा बताइए, tan अल्फ़ा हमारा हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। डरने की ज़रूरत नहीं, आपको याद कर लेना है अभी, है ना। नहीं याद करेंगे तो कैसे होगा, क्लास 11 में आप 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 हमारा कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर 2 बार कॉस है मल्टीप्लिकेशन में तो एक कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 क्या होगा बताइए, tan थीटा बाई 2। अब देखिए tan अल्फा बराबर tan थीटा बाई 2, तो यहाँ से हमारा अल्फा आया थीटा बाई 2। ये मैंने बताया था कि दो वेक्टर्स अगर बराबर हो तो उसका रिजल्ट बीचों बीच गुजरेगा। तो ये पूरा थीटा था तो थीटा बाई 2 आया, तो बीचों बीच गुजरा कि नहीं, ठीक है। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया, 2x cos थीटा बाई 2। तो इसको अगर आप देखेंगे, इसमें थीटा का वैल्यू कितना पुट करके 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, x ही आना चाहिए, जो मैंने बताया था उस वक्त, cos 120 डिग्री बाई 2, cos 60 डिग्री होगा, और cos 60 डिग्री का वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा ना, ये होगा 1/2, 2 कैंसिल, कितना आया x, सिंपल। उसी तरह 60 डिग्री में आप चेक कर लीजिए, 60 डिग्री बाई 2 करेंगे तो ये x√3 आएगा। इतना आप खुद कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। एक बात आपको याद रखनी है, इतना आप उतार लिए ना, ठीक है। जो रिजल्टेंट का हमारा मैग्नीट्यूड है ना, 0 डिग्री में चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में होगा मैक्सिमम देगा, 180 डिग्री में ऑपोजिट हो जाएगा तो मिनिमम देगा। तो इससे पता चला जो रिजल्टेंट का हमारा मैग्नीट्यूड है वो किससे बड़ा होगा, वो x और y के डिफरेंस से बड़ा होगा और x और y के सम से छोटा होगा। यहाँ पे हम ये मान लिए कि x y से बड़ा होगा, जो बड़ा होगा वो पहले लिखेंगे, y माइनस एक्स x माइनस वाई, है ना। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो दो जो आपके वेक्टर्स है जिनका आप एडिशन कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, जिसको ऐड कर रहे हैं, उनके मैग्नीट्यूड्स के डिफरेंस से बड़ा होगा और उसके मैग्नीट्यूड्स के सम से छोटा होगा। और बराबर कब हो जाएगा, जब 180 डिग्री होगा। यहाँ बराबर कब हो जाएगा, जब 0 डिग्रीज होगा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास 3 न्यूटन का फोर्स है और 4 न्यूटन का फोर्स है, तो 3 न्यूटन 4 न्यूटन में अगर देखा जिसका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो इनके डिफरेंस मतलब 1 न्यूटन से बड़ा होगा और 7 न्यूटन से छोटा होगा। बराबर कब होगा, जब 0 डिग्री होगा दोनों के बीच, और 1 न्यूटन के बराबर कब होगा, जब 180 डिग्री होगा। और सभी केसेस में जो भी रिजल्ट का मैग्नीट्यूड आएगा वो 3 और 4 के बीच में आएगा। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देखें, जितने सारे एग्जाम्पल्स हमने करे वो देख लीजिए कि जो दो वेक्टर्स आपको गिवन है उसका सम, उसका जोड़ और उसका डिफरेंस, है ना, उसका मैग्नीट्यूड का, उसका जो परिमाण है, उसी के बीच में रिजल्ट आपको मिलेगा, है ना। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो वेक्टर्स आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके मैग्नीट्यूड्स के डिफरेंस से बड़ा आएगा, और उसके डिफरेंस मतलब उसका अंतर से बड़ा आएगा और उसके जोड़ से छोटा आएगा, है ना। और बराबर कब होगा, जब 0 डिग्री और 180 डिग्री होगा। तो ये बात आप समझ गए। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, 2 मैग्नीट्यूड्स ऑफ पेयर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स pairs of displacements vectors are given। तो दो डिस्प्लेसमेंट्स दिया हुआ है, which pairs of displacement vectors cannot be added to give a resultant vector, to give a
रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 30 सेंटीमीटर। तो हमारे पास पहला वाला ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर कॉमा 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर कॉमा 7 सेंटीमीटर। तीसरा है 1 सेंटीमीटर कॉमा 15 सेंटीमीटर। चौथा ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर कॉमा 8 सेंटीमीटर। देखिए दो वेक्टर्स हैं, मैं पहले बता दूं, एक वेक्टर है ना, ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। ये रिजल्टेंट है हमारा। ये रिजल्टेंट मैक्सिमम कब मिलेगा आप खुद सोचिए, ये जब ऐसे हो जाएगा तब ना मैक्सिमम मिलेगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और जस्ट इसका उल्टा यहाँ पे बी आ जाएगा तब ये डिफरेंस हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब सीधे जाने से मैक्सिमम मिलेगा और ऑपोजिट उसी लाइन में आ जाए तो मिनिमम मिलेगा। इतनी बात आप समझ रहे हैं। मतलब दो वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्ट का जो मैग्नीट्यूड है, वो उसके डिफरेंस और उसके सम के बीच में ही आता है ना। टू वेक्टर्स ऑफ पेयर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स आर गिवन, व्हिच पेयर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड टू गिव अ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 13 सेंटीमीटर। तो पहला ऑप्शन है हमारा 4 और 3। तो इसका जो रिजल्ट होगा 4 और 16, तो क्या होगा 16 और 4 के डिफरेंस से बड़ा आएगा और 16 और 4 के सम से छोटा आएगा। तो जो भी वैल्यू रिजल्ट का मैग्नीट्यूड होगा, रिजल्टेंट जो आएगा किसका 16 और 4 का, वो किस किस के बीच में आएगा। 16 4 कितना हो गया हमारा 12 और 16 4 कितना होगा यहाँ पे 20। तो ये 12 और 20 के बीच में आएगा। तो 13 सेंटीमीटर क्या 12 और 20 के बीच में आ रहा है? हाँ आ रहा है। यहाँ बोला कैन नॉट बी एडेड, मतलब दो वेक्टर्स हैं डिस्प्लेसमेंट्स वाले, वो गिवन है यहाँ पे चारों ऑप्शंस में। कौन ऐसा है जिसको ऐड करेंगे वेक्टोरियली और ये 13 सेंटीमीटर रिजल्ट नहीं मिल सकता है। तो 12 और 20 के बीच 13 तो आ रहा है, जो नहीं आ सकता है वो लेना है। कैन नॉट बी एडेड बोला है 20 और 7 का। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा 20 और 7 के अंतर से बड़ा और 20 और 7 के जोड़ से छोटा। बराबर भी हो सकता है इसके, जब 180 डिग्री होगा तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा और जब 0 डिग्री होगा तो यहाँ प्लस लग जाएगा। 20 और 7 का डिफरेंस कितना होता है 13। तो 13 और किसके बीच होगा 27 के बीच, और 13 भी हो सकता है, तो 13 तो आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। थर्ड नंबर 15 और 1, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किससे 15 और 1 के डिफरेंस से बड़ा और 15 और 1 के डिफरेंस सम से छोटा, जोड़ से। तो ये 14, इधर कितना 16, 14 और 16 के बीच में 13 नहीं आता है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें देखिए 8 में 6 गया 2, 8 से 14, 2 और 14 के बीच 13 आ रहा है। तो आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। इसके बाद हम लोग समझेंगे वेक्टर के सबट्रैक्शन को, और वेक्टर के सबट्रैक्शन को समझने के साथ साथ यूनिट वेक्टर भी समझेंगे हो पाए तो, वरना वेक्टर सबट्रैक्शन करके फिर वेक्टर सबट्रैक्शन खत्म करके फिर अलग से यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग वेक्टर सबट्रैक्शन, यूनिट वेक्टर, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, या तो एक वीडियो में या एक से ज़्यादा लगेगा तो एक से ज़्यादा में आएंगे। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।